नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बजट पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। सीएम ने कहा कि हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। शुरुआत में हमें विरोध का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बाद में सभी ने इन्हें अपनाया भी। हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया। बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बजट पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। बहुत से सुझाव आए, इनमें से काफी सुझावों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। शुरुआत में हमें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में सभी ने इन्हें अपनाया। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल मिला के 700 सजेशन हमारे पास आए थे, जिनमें से 68 सुझावों को इस बजट में और इंक्लूड किया गया है। कुछ उसमें डबलिंग भी थी, तो ऐसा सुझाव तो ज्यादा बन जाते, लेकिन 68 जो अलग अलग से उल्लेख करके उसके अंदर और ये जोड़ा गया है। बहुत से सुझाव काफी अच्छे थे, बहुत से सुझाव दूरगामी भी थे। बजट की सीमाएं होती हैं, तो बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जोड़ना संभव था उनको हमने जोड़ा है। बजट का उपयोग सामान्यतया जो विकास है, दिखने वाला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक विकास, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सारा पैसा उसी पर लगेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल उस पर नहीं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की चीजें भी होती हैं, बहुत दूरगामी कार्यक्रम भी होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, ताकि आने वाला जो पीढ़ियां हमारी हैं उनको भी उसमें सुविधा मिले। कुल मिलाकर के अगर इस उदाहरण को देख करके यूं कहा जाए कि मान लो किसी एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि सामने गिलास रखा है और उस गिलास में दूध है लेकिन कम है, पूरा नहीं है। पूछा जाए कि अच्छा सामने देख रहे हो क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि इसमें दूध भरा हुआ है, आधा है, आधा गिलास दूध का उसको दिखता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये आधा गिलास इसमें खाली है। अब वो बातें दोनों की सत्य हैं, लेकिन एक मनोभाव का अंतर होता है। मनोभाव में एक न्यूनता आ जाती है कि मुझे भरा हुआ दिख रहा है कि मुझे खाली दिख रहा है। थोड़ा ये अंतर स्वाभाविक भी होता है। इस पक्ष वाले दूध ये कह देंगे कि भरा हुआ आधा है, उस पक्ष वाले कह देंगे ये तो आधा खाली है। मनोभाव का अंतर होता है। लेकिन कभी कभी इससे आगे जो कठिनाई होती है, मैं तो कह रहा हूं, इसमें जब दृष्टि का अंतर होता है तो ये जो दोष है, मनोभाव का दोष है, ये दृष्टि दोष में बदल जाता है। और अगर कोई उसको गिलास को देख करके कोई ये तो है ही खाली, यानी उसको सारा ही खाली दिखता है, तो ये दृष्टि दोष होता है। तो हमारे कुछ भाइयों में दृष्टि दोष भी है, लगातार आलोचना भी करेंगे और बाहर अंदर खाते बैठ करके व्यक्तिगत से मिलेंगे, नहीं भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ये भी कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से सब कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बजट में जो अपेक्षा, जैसे मैंने बताया कि एक तो भौतिक दृष्टि से दिखने वाला विकास, ये सब दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति में इससे ऊपर उठ करके भी विचार करना होता है। और उसमें हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं अपने 8 सालों में। उदाहरण के लिए मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये ऐसा कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, दूरदृष्टता का कार्यक्रम है। दूरदृष्टता अगर नहीं होगी तो इसमें आगे आने वाला समाज विकृत समाज होगा। हमने पानी बचाने की बात कही है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है, हर साल 1 मीटर के लगभग ये पानी डाउन जा रहा है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो ट्यूबवेल चलाते हैं, हर 2-3 साल के बाद एक पाइप 10 फुट का उनको डालना पड़ता है। अगर आज हम नहीं संभले
तो फिर बहुत बड़ा संकट आगे आने वाला है। हमने इस काम को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए ताकि अगली पीढ़ी का हम ध्यान रखें। हमने तो यानी योजना का नाम रखा मेरा पानी मेरी विरासत। विरासत सामान्यतः व्यक्ति जब कुछ छोड़ के जाता तो उसका एक संपदा होती है, बैंक अकाउंट है, धन है, दौलत है, जमीन है, गहने हैं, सब छोड़ जाता है। लेकिन उसको ये चिंता नहीं हुई अभी, जो अभी नहीं हो रही है पिछले कई सालों से, कि हमें पानी भी छोड़ के जाना है। पानी की मात्रा बड़ी सीमित है। अब ये चीजें बहुत पहले से गिर रही हैं, आज से नहीं, वर्षों हो गए। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो। दुनिया बहुत सचेत हुई पर्यावरण के नाते। हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान दिया है, लेकिन इसके ऊपर और गति बढ़ाने की हमारी आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम लोग प्राकृतिक खेती की बात आई है। अभी हमारे एक माननीय विधायक बोल रहे थे कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने 60s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम किया। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न कम हो गया। एक समय व्यक्ति खाना न खाए, ये अपील भी उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की। बहुत लोग वर्षों तक इसको निभाते रहे। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न ज्यादा उगाओ, कैसे उगना है, बहुत से रिसर्च हुए, कोई गलत हुआ ऐसा नहीं है, हम आत्मनिर्भर हुए। लेकिन उसके साथ दोष जो पनपे, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां वो बढ़ने लगी। आज आवश्यकता यह है कि हमको उस पर भी आग्रह पूर्वक प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, खाद जो है, जो परंपरागत खाद होते थे हमारे, वो करें, गो पालन करें, गो का खाद हो। इन सबको भी काम करने के लिए हमने बहुत से प्रयत्न किए हैं, आगे कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो उसको दृष्टि दोष नहीं कहा जाएगा, उसको दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा। तो दूरदृष्टि के हित में हमको काम करने हैं, न कि दूरदृष्टि से ओझल होकर काम करने हैं। इन पर भी बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है। हम जो यहां लगातार चर्चा करते हैं, मेरे यहां सड़क नहीं बनी, मेरे यहां स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, बस अड्डा नहीं बना, ठीक है, बनने हैं, बनाने हैं हमको। ऐसा नहीं कि वर्तमान आवश्यकताओं को हमको दरकिनार करेंगे, लेकिन उन चीजों पर भी चर्चा उतनी गंभीरता से करनी चाहिए जो हम शायद भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। उस पर भी हम बहुत ज्यादा, पानी के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन सख्ती से लागू करने की बात कही है। हमने तो यहां तक कहा कि जहां पानी 30 मीटर से ज्यादा चला गया है, 100 फुट से ज्यादा चला गया, वहां बिजली का कनेक्शन भी तब देंगे जब आप माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाओगे। 85% सब्सिडी सरकार देगी। तो इतना तैयारी तो हमको करानी ही चाहिए कि हमारे समाज में जागृति आए कि पानी बचाना है। पानी बहुत सीमित है, हमारा अपना कोई सोर्स नहीं है। एसवाइल के झगड़े में कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ करके लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बहुत नजदीक है। लेकिन जो है उसका प्रबंधन ये नहीं करेंगे तो पीने के पानी का संकट भी हो सकता है। तो मेरा कहना मित्रों कि बजट के अंदर इन सब बातों का हमने ध्यान रखा है कि इन सब चीजों का हम उपयोग करेंगे। ये वर्ष जो है थोड़ा विशेष एक वर्ष इसको मानता हूं जो बीता है हमारे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में। दुर्भाग्य से पहले 2 वर्ष कोविड से प्रभावित रहे, और कोविड में हमारी जो गति है वो रुकी है, मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात यह कि सब लोगों ने मिल करके हमारी सर्वदलीय बैठकें भी हुई, और सर्वदलीय बैठकों में हमने बहुत सी चीजों में समस्या को पार करने के लिए निर्णय भी लिए। लेकिन संकट बड़ा था। उन 2 वर्षों में हम एक सेटबैक हमको लगा, रेवेन्यू में भी लगा, खर्चे में भी लगा, विकास में भी लगा। अब उसके बाद ये जो पिछला वर्ष गया 2022-23 का, हमको पिछले 2 वर्ष की कमी को भी पूरा करना था। बहुत से काम रुके हुए उनको हमने शुरू किया। बहुत चीजों को करने के बाद आज भी जितनी हमें विकास के नाते उन 2 वर्षों की कमी पूरी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। लेकिन हम उसके ऊपर प्रयत्न करके अब मेहनत करके इस अगले वर्ष में सब चीजों को पूरा करेंगे। हमको 2 वर्ष पिछले और इस 2 वर्ष का मिला के 4 वर्षों का काम सिर्फ 2 वर्ष में ही करना होगा। हमारी स्पीड हमको डबल करनी होगी, इसका हमने पूरा प्रबंध किया है। अब इसके साथ एक चीज और भी जो मैं ध्यान कराऊंगा कि एक हमने एक चैलेंज ले लिया, और वो चैलेंज ले लिया व्यवस्था परिवर्तन का। और खास करके व्यवस्था परिवर्तन के सारे विषय हमने उसकी तैयारी जो की उन कोविड के 2 वर्षों में की कि क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। आखिर काम में कोई रुका नहीं है, बैठे नहीं, लेकिन सबके लिए जैसे था वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम के नाते हमने भी चाहे ऑफिस बैठ के, चाहे कमरे में बैठ के, चाहे कहीं बैठ के व्यवस्था परिवर्तन के बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़ा हमने सपना भी लिया।
जब कभी व्यवस्था परिवर्तन के काम ज्यादा होते हैं उसके परिणाम निकलने में समय लगता है, और उस परिणाम के समय लगने के कारण से कहीं परेशानी भी होती है। उस परेशानी को ठीक है उठाते हैं, बहुत बंधु उठाते हैं, नागरिक भी उठाते हैं, हमारे विपक्षी दल भी उठाते हैं, कहीं कहीं हमारे विधायक भी हमको कहते हैं ये कठिनाई आ गई, ये आ गई, ये आ गई। मुझे मालूम है कि हमने कितने उसमें से विषय शुरू किए व्यवस्था परिवर्तन में। सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन परिवार पहचान पत्र का किया, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और पूरे देश में इस प्रकार का कोई किसी ने ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं किया है, दुनिया में भी नहीं किया है। हमको विश्वास है कि हम इस पर एक ऐसा बड़ा प्रयोग करके दिखाएंगे कि हर परिवार हमारे नेट में आ जाए, हमारे दायरे में आ जाए, ताकि उसकी पहुंच हमारी बहुत सीधी सीधी हो जाए। ये जो लंबा रूट होता है जनता के लोगों के परिवार तक पहुंचने का, उस रूट को शॉर्टकट करके सीधा डायरेक्ट संपर्क सरकार का और उस व्यक्ति परिवार के साथ हो जो गरीब से गरीब है। परिवार पहचान पत्र में इसमें हमको सफलता मिल रही है। जब नया प्रयोग है, कठिनाइयां जैसे मैंने बताया आएंगी। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये बनाया, बीच में विरोध किसानों ने भी किया, पॉलिटिकल लोगों ने भी किया, आड़ती बंधुओं ने भी किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन कितना लाभ उसका हुआ है मेरा अनुमान है कि कम से कम 5-10% का लाभ सीधा सीधा उस राशि को सीधा उसके बैंक के अकाउंट में पहुंचेगा, उससे लाभ उसका होगा। हाँ, उसका लाभ होगा तो हो सकता है किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन किसान का लाभ, ये हमारी कमिटमेंट है, उसके ऊपर मैंने किया। हमने इसी प्रकार हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग कामों में बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत इंक्वायरियां चल रही हैं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन सबके खिलाफ नहीं होती है। और इसमें अगर कोई अवसर ही जो उसको बंद कर दिया जाए कि ये ना हो, तो अपने आप चीजें ठीक होती हैं, और उसको करने में एक कठिनाई आ रही है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो बीच का सिस्टम है, जिनको आदतें गलत पड़ी हुई थी, उनके कारण से वो सिस्टम थोड़ा हिला है। उनको सबको लगता है ये क्या हो गया, हम तो इसी कारण से सरकार में नौकरी करते थे। यहां तक सुनने को मिलता था, हम कहते थे कि नौजवान को कि भाई तुम काम नहीं है, चलो तुम्हें 15,000 रुपए की नौकरी कहीं प्राइवेट दिलवा देते हैं। ना जी ना, डीसी रेट की नौकरी दिलवा दो, चाहे 10,000 रुपए मिलते हो। अब है तो वो भी नौकरी जो है अस्थायी नौकरी है, प्राइवेट में भी कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन 15,000 छोड़ के 10,000 की नौकरी सरकारी ऑफिस में मुझे मिल जाए, मैं सरकारी बाबू की तरह काम करूंगा, उसमें से क्या क्या लाभ उठाता है। रोज किससे आते हैं, सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी भी नहीं मिल रही डीसी रेट पर। लेकिन सिस्टम को रोकने के लिए, हमने पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम बदले हैं। वो सिस्टम इंजीनियरिंग के कामों में लागू कर रहे हैं, कर दिए हैं। विरोध हो रहा है, हमारे सरपंच बंधु इस बात का विरोध कर रहे हैं। काम तो करवाने हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा कम है ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे पास बजट कम आया है। वो कहता ना जी ना, पहले पैसा हमको हमारे हाथ में ला के दो, हमारे अकाउंट में ला के दो, हम जैसा चाहे वैसा काम कराएंगे हम ये। और यहां तक लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों ने, कि हम इतने इतने लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमको पता होता तो ये लागू होना है, तो हम पैसा क्यों खर्च करके आएंगे। अब इनडायरेक्टली तो ध्यान में आता है कि क्यों ये कह रहा है। फिर वो कहता है ये तो ठेका पता नहीं कौन ले जाएगा। मैंने कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा कि जी मेरा आदमी लेना चाहिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है। एक कंपटीशन है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था बदली है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने किसी की कोई लिहाज नहीं की है, और किसी प्रकार का कोई जो गतिरोध आएगा उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। गतिरोध से हम घबराएंगे नहीं। कोई गतिरोध आए, व्यवस्थाएं ठीक करनी है। इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा। पर इस डर से अगर कोई कर्म ना करूं तो किसी का कैसे भला होगा। इस डर से कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म करेंगे। विरोध तो होता ही है। हर अच्छे किसी भी काम को जब आगे लेकर चला जाता है, उस समय उसका विरोध बड़ा स्वाभाविक होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोगों ने ये जो प्राथमिकताएं अपने बनाई है, उस प्राथमिकताओं में अभी बहुत सा अनाप शनाप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ये बढ़ रही हैं, बढ़ती रही हैं लगातार। कौन से समय नहीं बढ़ी हैं खूब। लेकिन इस बार थोड़ा सा सख्ती का एक और आलम ये आया कि हमने कोई भी रजिस्ट्री, जो रेजिडेंशियल एरिया, जो उसका क्या उसको बोलते हैं अर्बन एरियाज के बाहर, कंट्रोल एरिया,
कंट्रोल्ड एरिया में एनओसी और एनडीसी, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी में है तो एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर के आएगा तो रजिस्ट्री होगी, कंट्रोल्ड एरिया में है तो टाउन कंट्री प्लानिंग से एनओसी लेकर आएगा तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 नंबर में कब बेचेंगे? हाँ, इसके बाद जो नया बना रहे हैं उनको हम गिराएंगे भी सही, और साथ में जो गरीब आदमी है उसको मकान मिले, क्योंकि आखिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनने का एक बड़ा कारण होता है गरीब आदमी होता है, उसको उतना पैसा नहीं होता जितने हमारे बिल्डर्स और जितने हमारे डेवलपर जो हैं वो उनके लिए रेट तय करते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसे गरीब लोगों की विशेष योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हरियाणा प्रदेश की भी अलग से हम योजना लाने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख हमने किया है बजट में कि हम ऐसे गरीब आदमियों को रियायती दरों पर उनको मकान कैसे दे सकें, इसका प्रबंध करेंगे। लेबर के लोगों को उनके काम के स्थान पर कुछ आवासीय व्यवस्था, चाहे लीज पर हो चाहे किराए पर हो, इंडस्ट्री की व्यवस्था खड़ी कराएंगे, लेकिन उनको रहने का मकान सबको मिले। तो ऐसा हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रोकने का हमने काम किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका स्थायित्व कैसे, इनको कैसे यानी कैसे इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, इनको ऑटोनोमस कैसे किया जाए, इनके अधिकारों को पूरे तरह से इनको सौंपने का काम हम कर रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका स्थायित्व कैसे, इनको कैसे यानी कैसे इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, इनको ऑटोनोमस कैसे किया जाए, इनके अधिकारों को पूरे तरह से इनको सौंपने का काम हम कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ, 1993-94 के अंदर ये संविधान का संशोधन हुआ था, पंचायती राज एक्ट का, लेकिन बहुत वर्षों तक दूसरे प्रदेश हमारे से आगे निकल गए। केरल हमारे से आगे निकल गया, कर्नाटक हमसे आगे निकल गया, महाराष्ट्र आगे निकला हुआ, हम बहुत पीछे थे। अब हमने, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समितियां हो, चाहे पंचायतें हो, ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम हो, कमेटियां हो या परिषद हो, इन सबका पहला विषय तो इनके फंड्स इनको जाए, निश्चित मात्रा में जाए, यानी 7% ऑफ एसओटीआर, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 7% फिक्स कर दिया, उसमें भी 55-45 की रेशो ये उनको जाए, 55 ग्रामीण में, 45 शहरों में। इसके अलावा 2% हमने अपने पास बचा के रखा है कि जो कमी वाली ऐसी इकाइयां हैं, शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, 2% हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन सी इकाई को कब देना है, वहां के विकास में कमी आई, वहां डिमांड आ गई, जो आएगा वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साथ मिलकर के, जैसा कुछ फंड्स होते हैं वो फंड हमने रखा है। इसके अलावा 2% स्टाम्प ड्यूटी, जो पहले केवल शहरों में होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महंगी जमीनें बिकने लग गई हैं, इंडस्ट्री बहुत पहुंच गई है, बहुत से नए नए प्रकल्प आ रहे हैं, तो उस जमीन का 2% का पैसा 1% पंचायतों को, आधा % जिला परिषद को, आधा % ब्लॉक पंचायत समितियों को, ये पैसा भी उनके पास जाएगा। 2% बिजली के बिलों का, खपत का, वो बिल रिकवरी के ऊपर ये पैसा भी उनको मिलेगा। और स्थानीय तौर पर जितनी इनकम बढ़ा सकते हैं, बहुत से मद हैं उनको छूट दी है कि आप बढ़ाइए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, पैसा जो हमको मिलेगा। इसके बाद जिला परिषदों को तो हमने इंजीनियरिंग का जो विंग बढ़ाने की बात भी कही है, कुछ इंजीनियरिंग का स्टाफ वो भी उनको रखने के लिए कहा है, ताकि धीरे धीरे हम उनमें कुछ ना कुछ चीज आगे बढ़ा सकें। पिछले 8 साल में हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनेक उपाय अपनाए और इसी का नतीजा है कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा की गिनती प्रगतिशील राज्य के तौर पर होती है। हरियाणा का हर वर्ग आज सरकार के कामों से संतुष्ट है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के साथ ही मनोहर सरकार ने डिजिटलीकरण पर जोर देने के साथ हर विभाग में पारदर्शिता लाने का काम किया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की भी बात कर लें तो हरियाणा हर तरफ से तरक्की करता नजर आ रहा है। हरियाणा दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद का भी हब बनता जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए करनाल में आयुर्वेद दवाओं के लिए एक क्लस्टर बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। हरियाणा अब आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का हब बनता जा रहा है। प्रदेश भर में करीबन 750 इकाइयां आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में जड़ी बूटियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए
करनाल में क्लस्टर का निर्माण भी किया जाएगा। एमएसएमई के सहयोग से जल्द ही इसका निर्माण शुरू करवाया जाएगा। आयुष लाइसेंसिंग अथॉरिटी हरियाणा दिलीप मिश्रा ने बताया कि जड़ी बूटियों की शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट यानी सत्व निकालने के लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसी क्लस्टर से सर्टिफाइड शुद्ध जड़ी बूटियां और उनका सत्व निर्माताओं को मिल सकेगा और आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। आयुष डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही है। जो नया अमेंडमेंट लागू हुआ है वो पूरी हमारी आयुर्वेद की गुणवत्ता को और आयुर्वेद को आगे ले जाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि जो अब फीस की बात है, हो सकता है कि उसमें विरोधाभास लग सकता है, लेकिन पहले क्या था कि एक ही साथ बहुत सारे फॉर्मूले को अप्रूव करा लिए जाते थे जिनमें गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किए जाते थे। अब जब से फीस हुआ है केवल ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन ये अप्रूवल के लिए आ रहे हैं। जो सचमुच जिनमें काम करने की वो है कि हमको यही फॉर्मूला बनाना है, वही लोग उसको अप्रूव करा रहे हैं। तो अमेंडमेंट में पहला अमेंडमेंट है कि लाइसेंस हमारा जो पहले 5 साल पे होता था रिन्यूअल, अब वो लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया। और जो पुराने जितने भी अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन हैं उनको भी रीअप्रूव कराना पड़ेगा। 10 प्रोडक्ट का 1000 रुपया, उसके बाद पर प्रोडक्ट 1000 रुपया लगेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी का 100 फॉर्मूला पहले से अप्रूव्ड है तो उसको रिन्यूअल के समय में 100 फॉर्मूला को फिर से रीअप्रूव कराना पड़ेगा प्रोडक्ट कोड के साथ, जिसमें 10 प्रोडक्ट का 1000 रुपया और बाकी जो प्रोडक्ट 90 बचेंगे उनका 90,000 रुपया। तो इसमें क्या होगा कि उनका जो सचमुच जो रिक्वायरमेंट है वही अब लोग अप्रूव करा रहे हैं, जो नहीं रिक्वायरमेंट है वो छोड़ देंगे। तो इससे उनकी गुणवत्ता में भी प्रभाव पड़ेगा। लाइसेंस भी वो भी रिन्यू होगा, रिन्यूअल के समय में वो लाइफ टाइम फिर से वो फॉर्मूला रिन्यूड हो जाएगा, वो पूरे लाइफ टाइम रहेगा, एक ही बार होगा। वो कब से शुरू है, कब तक? वो 2021 से शुरू हो गया है। लेकिन यह है कि जो पिछले भी जो अप्रूव हैं, जब हमारे पास मान लीजिए अगर कोई 2018 में लाइसेंस लिया है, अब जो 2023 5 साल बाद रिन्यू कराने आएगा तो जो हम रिन्यूअल करेंगे वो लाइफ टाइम करेंगे, फॉर्मूला भी लाइफ टाइम उनका रिन्यू हो जाएगा और जीएमपी 5 साल के लिए होगा। क्लस्टर वो स्थिति है कि जहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल जो जड़ी बूटियों की शुद्धता की जब बात आती है, क्योंकि जब हमारी जड़ी बूटी शुद्ध नहीं होगी तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो बनेगा आयुर्वेद का वही शुद्ध नहीं होगा। इसलिए एक्सट्रैक्ट अब निकाले जा रहे हैं डिफरेंट जड़ी बूटियों का। तो उसमें एक जगह पे क्लस्टर बन जाए कि जहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स उस क्लस्टर से ही, जैसे करनाल में इसमें प्रपोजल चल रहा है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के तरफ से एमएसएमई के डिपार्टमेंट के साथ सहयोग से क्लस्टर बन रहा है, ताकि वो वहां पे बन जाए एक जगह हब टाइप का एक्सट्रैक्ट के लिए, और वहीं से हमारे मैन्युफैक्चरर उसको लें ताकि उसको सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले एक्सट्रैक्ट का कि हाँ हमारा ये जड़ी बूटी सही है, और तब वो सही प्रोडक्ट बना सके। दिलीप मिश्रा ने बताया कि हरियाणा आयुर्वेदिक दवा निर्माण का हब बनता जा रहा है। प्रदेश भर में करीबन 750 यूनिट काम कर रही हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह फैली हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश में एक जगह आयुष हब का निर्माण करवाया जाए, जहां आयुर्वेदिक दवाओं का ही निर्माण हो। इसके लिए सरकार से बात की जाएगी। देखिए, आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा है हमारे हरियाणा प्रदेश में, जहाँ पे लगभग 700 से 750 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सोनीपत में लगभग 120 यूनिट काम कर रही हैं, करनाल में 60 से 70, फरीदाबाद में 60 से 70, 40 से 50, गुड़गांव में, पंचकुला में 40 से 50। तो क्या कभी इतनी आपने संख्या बताई, तो क्लस्टर बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है? एक जगह यूनिट हो, एक आयुष हब हो अलग से? आयुष हब ये गवर्नमेंट के विचाराधीन है, इसको हम लोग इसको पुटअप करेंगे और उसमें हम लोग स्टेट लेवल की एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस बात को सरकार तक रखा जाए कि एक अलग से इसको हब बना दिया जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो स्केटर्ड है। कोशिश हमारी ये है कि सब लोग अब इंडस्ट्रियल एरिया में, जो पिछले भी जहाँ पे कई जगह ओपन स्पेस में खुल गया जो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, जब रिन्यूअल के समय अब आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अब आपका रिन्यूअल तभी होगा जब आप इसको इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करेंगे। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण से जुड़ी नई जानकारी देने के लिए दिलीप मिश्रा ने बहादुरगढ़ में आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत
अब ASU दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस लाइफ टाइम कर दिया गया है, जबकि पहले हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था। अब दवाओं के फॉर्मूले को भी पंजीकृत करवाना होगा और उसे एक प्रोडक्ट कोड भी दिया जाएगा ताकि उस पर पूरी निगरानी रखी जा सके। आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं को ये हिदायत भी दी गई है कि निर्माण इकाई में सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना जरूरी है और हर बैच का सैंपल भी रखना जरूरी होगा। बैठक में जिला आयुर्वेद अधिकारी हितेश शर्मा और आयुर्वेदिक दवा निर्माता एसोसिएशन के जिला प्रधान गुलशन सेतिया भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।